हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। इसी क्रम में आज आपका जो अध्याय है, अध्याय 8वां है, परिवहन एवं संचार। देखिए हमने पार्ट 1 इसका पहले कवर कर लिया था। आज यहाँ पर इसका हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए बात कर लेते हैं हम पार्ट 1 की। तो आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने यहाँ पर आपके जो सड़क परिवहन है और रेल परिवहन यानी स्थल मार्ग वाली जो परिवहन के साधन है उन दोनों का हमने जिक्र कर लिया था। उन दोनों मोडों का मोड है उनका हमने जिक्र कर लिया था। अब यहाँ पर हमारा जो है अगली हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो है जल परिवहन। यानी आप सेकंड हेडिंग अब डालेंगे यहाँ पर जल परिवहन। तो सेकंड हेडिंग आपने डालनी होगी जल परिवहन। देखिए अगर जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन वाला जो माध्यम है ये हमारा सबसे प्राचीनतम माध्यम है। यानी सबसे लोग जो है पुराने समय में जो थे वो भी उस समय नाव के जरिए या फिर छोटे छोटे जो नाव वगैरह होती हैं वो बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदियों के जरिए यात्रा किया करते थे। इस बात का जिक्र आपने देखा भी होगा, जो हमारा हड़प्पा संस्कृति है, जब हड़प्पा संस्कृति का उत्खनन हुआ था और मिस्र की जो है यानी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया वाली सभ्यता उनका उत्खनन हुआ उस समय। तो उस उत्खनन में हमें बहुत सारे सिक्के वगैरह मिले, मनके वगैरह मिले, जो इस बात का मतलब द्योतक थे, जो इस बात को साबित कर रहे थे कि उस समय भी व्यापार चल रहा था। यानी आज से लगभग 5,500 साल पहले भी व्यापार करने लोग जाते थे और उनके लिए उन्होंने जो है तमाम अपने अपने छोटे छोटे बंदरगाह भी बना रखे थे जिसके जरिए नाव वगैरह के सहारे वो लोग वहां तक जाते थे। तो यानी कि अगर हम देखें तो आज जो जल परिवहन जो है वो जल परिवहन आजकल का नहीं है, आजकल की नई विधा नहीं है, बहुत प्राचीनतम विधा है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे सबसे पहली बात यह है कि भाई इसमें मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। हमें ज़्यादातर मार्ग जो होते हैं वो हमारे प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिख लेना। इसके अलावा यहाँ पर अगर महासागर की बात करें तो महासागरों में सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि महासागर ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं और इनमें हम विभिन्न विभिन्न आकार के जहाज चला सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल हमें आवश्यकता क्या पड़ती है, आवश्यकता हमें ये पड़ती है कि केवल हमें जो दोनों छोर हैं यानी कि जहाँ से जहाज जा रहा है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पर हमारा जहाज पहुँच रहा है यानी डेस्टिनेशन पॉइंट, तो यहाँ पर हमें दोनों जगह पत्तन यानी कि हमारी पोर्ट वगैरह डेवलप करने पड़ते हैं जहाँ इससे कि ये जहाज वहाँ पर जाके ठहर सके, वहाँ पर सामान यानी लोड और अनलोड हो सके, सामान यानी सामान का उतार और चढ़ाव दोनों हो सके यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें यही जरूरत पड़ती है कि पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपने पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें जल परिवहन को तो जल परिवहन को हमने यहाँ पर 2 प्रकार की इसमें मार्गों में विभक्त कर लिया है, समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग। देखिए समुद्री मार्ग आप जानते हैं विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। आंतरिक जल मार्ग जो होते हैं वो खास करके नदी मार्ग, नहर मार्ग, ये सब मार्ग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली अब इसमें सब हेडिंग आपकी पड़ेगी यहाँ पर, ये है आपका जो है यहाँ पर समुद्री मार्ग के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पर। तो पहली सब हेडिंग यहाँ पे ये है समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग के बारे में आपने ऊपर आप जानते हैं या फिर आपने अगर ग्लोब देखा है, अगर आपने ऑक्सफोर्ड एटलस देखा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे जो महासागर हैं, समुद्र हैं, लगभग सभी जुड़े हुए हैं। यानी 1-2 समुद्रों को छोड़ दें, यानी जो 1-2 समुद्र हैं अपवाद स्वरूप उन्हें छोड़ दें तो लगभग हमारे जो बाहरी समुद्र जितने हैं वो सब जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या होती है कि भाई यहाँ पर हम सभी दिशाओं में मुड़ सकते हैं और यहाँ पर इनके रखरखाव के लिए हमें कोई लागत की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि हमें ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इनके यहाँ यानी कि सिल्ट भर जाएगी, यानी कि ये मान लीजिए ये तो नदी का वो है, यानी कि तो राइन नदी यानी कि ये साइनिन नदी का दृश्य है। यानी नदी होगी तो नदी की क्या होता है, नदी की तली में अगर गाद वगैरह सिल्ट वगैरह भर जाती है तो क्या होता है, जहाज वगैरह बड़े जहाज जो हैं जो जिनकी तली बहुत गहराई तक जाती है वो जहाज नहीं चल पाते हैं। जबकि महासागरों में ऐसा नहीं होता है। महासागरों में तो हम कोई वहाँ पर रखरखाव का झंझट ही नहीं है। वहाँ पर तो हमें ये भी नहीं करना है कि भाई उनकी तली साफ करनी है जिससे कि जहाज हमारा फंस ना जाए तली में, हमें ये भी नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर रखरखाव की लागत भी बहुत नहीं आती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम जितनी स्थूल वस्तुएं हैं यानी भारी वस्तुएं हैं उनके लिए सबसे सर्वोत्तम हमारा परिवहन का साधन हमारा समुद्री मार्ग ही है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल यानी भारी वस्तुओं या बड़ी वस्तुओं के पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा ये सस्ता पड़ता है हमें। तो आपने ये सेकेंड पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसी सब पॉइंट में आपके कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बताए गए हैं, इनका जिक्र किया गया है, बताया गया है कि भाई ये समुद्री मार्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप इसी में सब हेडिंग डाल लेना महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग करके। अब इसी में ही आपकी जो है ए सब हेडिंग बना देना। सबसे पहला है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग
देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करें, यानी कि ये वाला पोर्शन, अगर हम बात करें, सॉरी मैं उस तरफ जा रहा था, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग वाला पोर्शन है। आप देख पा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है वो हिस्सा पोर्शन, तो वो आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग वाला है और ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम समुद्री मार्ग बोला जाता है। सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग भी यही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है और यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है, दोनों ही यहाँ पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। यानी इन दोनों जगहों पर यहाँ पर विकसित देश मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में भी यहाँ पर विकसित देश हैं, यूएसए और कनाडा विकसित देश हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मोस्टली जो यूरोपीय कंट्री हैं सब मोस्टली यहाँ पर सभी डेवलप्ड हैं, यानी कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो डेवलप्ड ना हो। तो ऐसे में यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार का आदान प्रदान इनके मध्य होता है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य और यहाँ पर यूरोप के मध्य होता है। तो सबसे ज़्यादा संसार का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र वाला जो मार्ग है वो यही मार्ग है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। अगर हम बात करें समूचे विश्व की, तो यहाँ पर विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा परिवहित होता है। यानी कि हम अगर पूरे विश्व में होने वाले व्यापार की बात कर लें तो उस व्यापार का 1/4 लगभग 25% हिस्सा जो है वो इसी मार्ग से कवर हो जाता है। ये आपने लिख लिया होगा, इसी में लिख लेना यहाँ पर। इसीलिए यह क्या है, विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग जलमार्ग है। यानी कि इसे दूसरे अर्थों में क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर हम बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है, यानी बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दो वर्ड लिखे हुए हैं कि भाई दोनों तटों से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि जो अमेरिका के जो पूर्वी अमेरिका वाला हिस्सा है इस वाले तट पर और जो पश्चिमी यूरोप वाला रीजन है इस पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पत्तन और पोताश्रय, पत्तन का अर्थ है पोर्ट और पोताश्रय का मतलब होता है हार्बर। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, पोताश्रय यानी कि हम जो जहाज वगैरह आ रहे हैं उन्हें आश्रय प्रदान कर रहे हैं, यानी वो वहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उन्हें आश्रय एक शेल्टर यानी घर प्रदान कर दे रहे हैं, तो पोताश्रय हो गया। पत्तन क्या होता है, पत्तन एक विस्तृत अवधारणा है। पत्तन पे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, यानी जहाज़ों की जो है लोडिंग भी होती है, अनलोडिंग भी होती है। इसके अलावा तमाम वहाँ पर और भी व्यापारिक सुविधाएं भी होती हैं, ठीक है। यानी कि हम जो है यहाँ पर इसके जरिए हम जो है कोई जहाज़ है उसमें बड़े पैमाने पर यात्री वगैरह माल वगैरह जो है चढ़ा सकते हैं, या फिर वहाँ से उतरने वाला माल है उसे गोदाम वगैरह में सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होती हैं। जबकि जो पोताश्रय होता है, पोताश्रय पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। पोताश्रय पर क्या होता है, केवल और केवल जहाज वगैरह वहाँ पर आराम से खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग नहीं हो पाती है, जहाज आराम से जाके खड़े हो जाते हैं, तो बस वो काम हो पाता है यहाँ पर। तो ये पत्तन और पोताश्रय में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं बता दिया मैंने। आगे यहाँ पर अब देखिए अगला जो मार्ग है आपका, ये अगला मार्ग है आपका भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, यानी बी सब हेडिंग आपकी जो है ये है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। भूमध्य सागर के बारे में आप जानते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये भूमध्य सागर का है और ये जो हिस्सा है नीचे वाला ये हिंद महासागर का है। यानी कि ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये नीचे तक यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इमेज अगर हम जो आपका 2D इमेज है ग्लोब पर देखेंगे तो ये हिस्सा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा जो है आपका हिंद महासागर का ही है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मार्ग है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें विश्व के यानी कि यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। ऐसा क्यों कहा गया है, इसका कहने का रीज़न क्या है? अगर आप देखें, अगर आप विश्व का इतिहास उठा के देखें, अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें और प्राचीनतम इतिहास उठा के देखें आप, तो आप पाएंगे सबसे जो प्राचीनतम हमारी सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं आपको इन्हीं मार्गों पर दिखेंगी, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल यहीं पर दिया था कि भाई उस समय की जो सभ्यताएं थी वहाँ पर भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने देखा है कि उनके मध्य व्यापार होता था। हड़प्पा कल्चर के लोग जो हैं उनकी जो मुद्राएं वगैरह हैं वो मेसोपोटामिया मिस्र वगैरह में पाई गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो यात्रा करते थे वो हिंद महासागर यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करते थे यात्रा, यानी यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ यानी कि रेड सी यानी लाल सागर से होते हुए बीच में फिर स्थल पड़ता था और वहीं से ये लोग आगे बढ़ जाते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है मिस्र वाली सभ्यता है और मेसोपोटामिया वाली सभ्यता ये ऐसे करके ये कवर कर रहे थे। तो इसलिए ये यहाँ पर क्योंकि सबसे पहली सभ्यताएं वगैरह जो हैं आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, तो ये इस वजह से हृदय स्थल कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
अगली बात यहाँ पे कही गई है, यहाँ पर आपने पहला पॉइंट तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पोर्ट पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे पोर्ट सईद पड़ता है, अदन, मुंबई, कोलंबो से जो है सिंगापुर, इस मार्ग के महत्वपूर्ण पत्तन में से कुछ एक हैं। यानी कि भूमध्य हिंद महासागर में पड़ने वाले कुछ प्रमुख पत्तन जो है पोर्ट सईद वगैरह है। पोर्ट सईद यहाँ पे पड़ता है, फिर अदन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये पोर्ट सईद है, ये अदन है, ये मुंबई है, ठीक है। सिंगापुर का जिक्र यहाँ पर है, सिंगापुर ये है। तो ये कुछ इसके प्रमुख पत्तन हैं जिन पर व्यापार होता है। तो यहाँ पर आपने पहले ही पॉइंट में लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना, यहाँ पर यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यानी कि सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, दूसरा नंबर का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अब देखिए एक बात यहाँ पे लाइन और लिखी है कि उत्तमांश अंतरीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई। पहले क्या था, उत्तमांश अंतरीप यानी कि जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसे उत्तमांश अंतरीप भी कहा जाता है हिंदी में। तो पहले क्या था कि यहाँ पर स्वेज नहर नहीं बनी थी, उससे पहले ये व्यापार होता था, ये ऐसे होता था, यानी कि यहाँ से होते हुए पूरा ये केप ऑफ गुड होप, ये वाला ऐसा केप ऑफ गुड होप का पड़ता है, इसे पार करते हुए ऐसे करके होता था। इसमें काफ़ी लंबी दूरी ट्रैवल करनी पड़ती थी, लगभग 6400 किलोमीटर प्लस ट्रैवल करने पड़ते थे हमें, ठीक है। और काफ़ी लंबा समय लग जाता था यहाँ तक पहुँचने में। जब से यहाँ पर स्वेज नहर बनी है तब से व्यापार को एक गति मिली है। यूरोप वगैरह के जो देश हैं सीधे यानी स्वेज कैनाल का प्रयोग करते हुए सीधे यहाँ तक अपना जो माल है वो हिंद महासागर में पहुँचा पा रहे हैं, हिंद महासागर के पत्तनों तक पहुँचा पा रहे हैं। तो वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि अभी हम स्वेज नहर का जिक्र आगे करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूँ। अगला है यहाँ पर उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग, यानी केप ऑफ गुड होप वाला जो है, यानी कि जो आपका ये अभी मैंने बताया था केप ऑफ गुड होप, ये वाला हिस्सा जो है उत्तमास वाला, इस हिस्से से होने वाला जो व्यापार है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। थोड़ा साफ कर देता हूं तो अभी अच्छे से दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर अगली हेडिंग आप डाल लेना, यहाँ पर सी सब हेडिंग है आपकी, यहाँ पर उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग, ये आपने हेडिंग डाल ली होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर ये मार्ग की, यह व्यापारिक और अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोप प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी ये मार्ग सबसे पहले का रहा है, यानी स्वेज नहर से बनने से पहले यही मार्ग यूज होता था। यानी कि यहाँ से पश्चिमी यूरोप से आने वाले यात्री हैं वो भी यहीं से होकर ऐसे करके आते थे, ऐसे घूमते हुए यहाँ से केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमांश अंतरीप से होते हुए आपके दक्षिण पूर्व एशिया में घुसते थे और यहाँ तक ये लोग जाते थे। तो ये सबसे यानी कि प्राचीनतम वे में यही रहा है। तो आपने ये पहला पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्वेज नहर के निर्माण के बाद क्या हुआ कि भाई लिवरपूल और कोलंबो को, लिवरपूल जो पड़ रहा है ऊपर, लिवरपूल यूरोप में, और कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो पहले दूरी थी वो लगभग 6400 किलोमीटर कम हो गई। यानी स्वेज नहर के बनने से पहले हम जो केप ऑफ गुड होप यूज करके आते थे, यानी ऐसे करके आते थे, यहाँ से ऐसे करके आते थे, तो 6400 किलोमीटर का समय अलग, 6400 किलोमीटर की यात्रा अलग ट्रेवल करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब से ये मार्ग तैयार हो गया तो हमारा 6400 किलोमीटर का रन है वो बच जा रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। तो यहाँ पर लिख लेना, स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। स्वेज नहर मार्ग जो बना है उससे भी 6400 किलोमीटर लंबा था, ये आपने लिख लिया होगा। तो ये तो आपने उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप का जिक्र कर लिया। देखिए केप ऑफ गुड होप लिख दे रहा हूं, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये है केप ऑफ गुड होप। अब देखिए सी तक आपने नोट कर लिया है। अब डी सब पॉइंट है आपका, ये है आपका दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसकी बात करें हम तो आपके अटलांटिक ओशियन जो है, इसी का नीचे वाला हिस्सा जो है, यानी ये वाला जो रीजन हम देखेंगे ये दक्षिणी अटलांटिक वाला हिस्सा है। देखिए अगर हम बात करें इस हिस्से की तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की तुलना में यहाँ पर व्यापार कम होता है। कम होने का कुछ रीजन है। रीजन ये है, पहली बात ये है कि जो साउथ अमेरिका है, यानी दक्षिणी अमेरिका है, और जो आपका अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है ये विकसित नहीं है। ये देश विकसित नहीं है, विकास की दौड़ में बहुत पिछड़े हुए देश हैं। पिछड़े होने की वजह से यहाँ पर क्या है
यहाँ पर पिछड़े होने की वजह से व्यापार बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यूएसए वाले, ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोप वाले डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाली कंट्री हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, यानी यहाँ पर गरीब देश हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण देश भी हैं, जैसे आपके ब्राज़ील वगैरह है, जहाँ पर आपका जो है साउथ अफ्रीका वगैरह है। तो इन दोनों जगह पर यानी कि ब्राज़ील में और साउथ अफ्रीका में जो रिसोर्सेस हैं सेम है, यानी यहाँ पर भी वही सारे संसाधन हैं और यहाँ पर भी वही सारे संसाधन हैं, यानी कि ज़रूरतें जो हैं यानी कि वो अपनी ही स्थानीय ज़मीन पर पूरी हो जा रही हैं। जब अपनी स्थानीय ज़मीन पर ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, चाहे वो कच्चे माल की ज़रूरतें हों, चाहे प्रौद्योगिकी की ज़रूरतें हों, सेम प्रौद्योगिकी है तो फिर यहाँ पर इन्हें यातायात करना ही नहीं पड़ रहा है, यानी इन्हें जो है आदान प्रदान करना ही नहीं पड़ रहा है, यानी व्यापार हो ही नहीं रहा है, बहुत ना के बराबर व्यापार हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, तो आप लिख लेना यहाँ पर 1 बाई 1 करके कि यह मार्ग, पहला पॉइंट, यह मार्ग पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ लिख लेना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो रियो डी जेनेरियो है ब्राज़ील की राजधानी, केपटाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है। क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों जगह एक जैसे संसाधन है, लिख लेना, क्योंकि दोनों जगह एक जैसे संसाधन है, ये लाइन मत लिखना, जैसा मैं बोल जा रहा हूँ वही लिख लेना, क्योंकि दोनों जगह एक जैसे उत्पाद और संसाधन है, एक जैसे उत्पाद और संसाधन है, क्योंकि दोनों जगह एक जैसे उत्पाद और संसाधन है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि ये केपटाउन पड़ रहा है और यहाँ पर ये जेनेरो पड़ रहा है यहाँ पर, तो इनके मध्य व्यापार बहुत कम है। रीज़न वही है कि दोनों के पास संसाधन और उत्पाद दोनों का सेम हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आदान प्रदान वस्तुओं का नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये तो आपने दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग देख लिया। अब उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और देख लेते हैं। अगली हेडिंग है आपकी जो है, यानी ई सब हेडिंग है आपकी, ई सब हेडिंग आप डालेंगे उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो वाला जो मार्ग है, यह पश्चिमी मार्ग जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें, सॉरी ये पश्चिमी मार्ग बोल रहा हूँ मैं, यह समुद्री मार्ग जो है ये उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं, तो इन पर स्थित जो पत्तन हैं, इन पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है, यानी एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता है। यानी दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर जोड़ रहा है, यानी कि ये आपका जो ये बात करें, ये तो आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश जा रही है बीच से रेखा, तो यहाँ पर ये पड़ रहा है आपका प्रशांत महासागर, ये वाला हिस्सा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर वाला है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं वैसे मैप की दृष्टि से, तो ये आपका अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा बोला गया है, और ये एशिया का जो है यहाँ पर पूर्वी हिस्सा बोला गया है, यानी ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है वो आप रीजन जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रेखा डाल ली है 180 अंश वाली, इस वजह से यहाँ पर हम मानते हैं, यानी कि हमारा जब ये मानते हैं कि हमारा जो एशिया महाद्वीप से ही यहाँ पर पूर्व स्टार्ट हो रहा है, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर इस वजह से हमने क्या किया है कि भाई इस वाले हिस्से को, यानी कि अगर आप देखें ग्लोब में, देखिए ग्लोब पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई पूर्व पश्चिम नहीं है, सही बात ये है, यहाँ पर कोई पूर्व पश्चिम नहीं है, लेकिन हमने अपनी आभास के लिए, अपनी जानकारी के लिए ये मान लिया है। ये बात आप ज्योग्राफी में क्लास 6-7 में पढ़कर भी आए हो ना, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई भी है। तो यहाँ पर ये जो अमेरिका के, यानी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी छोर है, तो अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर के जो पत्तन है, इन्हें एशिया के पूर्वी छोर के पत्तनों से ये मैच करता है, मिलाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे ये वाला हिस्सा ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर एक 180 अंश जो देशांतरी रेखा हमने यहाँ पे डाली है, उस वजह से हमारा जो है यहीं से हम मानते हैं, यानी यहाँ से पूरा हमारा स्टार्ट होता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर तो आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे पत्तन कौन कौन से पड़ रहे हैं वो भी आप लिख लेना, इसी में सब पॉइंट। वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका की ओर पड़ते हैं। वहीं याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर ये एशिया की ओर पड़ते हैं। तो आपने पहला और पहले का सब पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी, अगला वाला जो समुद्री मार्ग है एफ वाला, ये है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो ये उत्तरी प्रशांत के बाद नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी प्रशांत वाला आता है। ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये दक्षिणी प्रशांत वाला हिस्सा है। एक बार मैं फिर साफ कर दे रहा हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी प्रशांत वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस हिस्से की, यानी इस हिस्से की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम। देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस वाले हिस्से की,
तो यहाँ पर पाएंगे यह समुद्री मार्ग जो है ये पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। प्रकीर्णित का मतलब ये फैले हुए यानी बिखरे हुए द्वीप। आपने पढ़ा भी है कि भाई सबसे ज़्यादा द्वीप जो है आप कहाँ पाए जाते हैं, वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, बिखरे हुए द्वीप। अब देखिए यहाँ पे बात आई है कि भाई एक तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को तो मिला ही रहा है, इसके अलावा ये यूरोप को भी मिला रहा है, यानी कि ये मार्ग जो है ये यानी कि ये दक्षिणी वाला मार्ग है, ये यूरोप वाला रीजन इसे भी मिला रहा है। इसे कैसे मिला रहा है? देखिए यहाँ पर एक पनामा कैनाल विकसित की गई है, जिसके जरिए क्या है, यहाँ से कोई जहाज जो है अटलांटिक ओशियन से प्रवेश करके वो जहाज प्रशांत महासागर में निकल आता है। तो उसकी वजह से यहाँ से जो यूरोप वगैरह का जो व्यापार है वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यानी डॉट डॉट लगे हुए हैं वो यही इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो मार्ग है, यहाँ पर इस मार्ग में पनामा जो नहर बनी गई है, तो पनामा नहर बनने की वजह से क्या है, सिडनी के बीच की दूरी यानी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के बीच की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख लेना, यहाँ पर इसी में ही यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर कि पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर, यानी पनामा और जो सिडनी है इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 12,000 किलोमीटर है। यानी ऑस्ट्रेलिया का सिडनी इनके बीच की दूरी कितनी है, 12,000 किलोमीटर। पहले क्या था, पहले जो पनामा कैनाल नहीं बनी थी उससे पहले ये व्यापार ऐसे होता था, बिल्कुल नीचे घूम के, यानी आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे नीचे से घूमकर ऐसे जाते थे, तब होता था, तब यहाँ तक पहुँच पाते थे। लेकिन अब ये बनने से क्या है कि ये मार्ग सीधा हो जा रहा है, इससे व्यापार हमारा समय बच रहा है और ईंधन की बचत भी हो रही है। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जो कि एक पत्तन भी है, प्रमुख पत्तन, और वो वास्तव में एक द्वीप है, वो है होनोलुलु। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना थर्ड पॉइंट करके, होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन है। देखिए होनोलुलु दिखा दे रहा हूँ, ये बीचों बीच में पड़ रहा है, ये देखिए ये द्वीप है, वास्तव में एक होनोलुलु एक द्वीप है और यहाँ पर पत्तन भी है। तो खास करके जो लंबी दूरी के जहाज वगैरह वो यहाँ पर ठहर जाते हैं। तो होनोलुलु आपने देख लिया यहाँ पर मैप में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आपके क्या थे, समुद्री व्यापारिक मार्ग थे। अब कुछ हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है यानी नहरें वगैरह विकसित की हैं। नहरें विकसित करने का रीज़न ये था, नौ परिवहन नहरें विकसित करने का रीज़न ये था कि कुछ समुद्र हमारे ऐसे हैं, व्यस्तम समुद्र हैं, जो कनेक्ट नहीं थे, आपस में जुड़े हुए नहीं थे। उन्हें जोड़ने के लिए, समय बचाने के लिए हमने ये नहरें विकसित की। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मान लेते हैं, पहले व्यापार जो होता था यानी यूरोप से व्यापार इंडिया तक होता था, तो क्या था, यानी इन्हें पूरा ये वाला रीजन है, यानी पूरा अफ्रीका ट्रेवल करके आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से घूम के आते थे ऐसे करके, और तब आगे भारत तक पहुँचते थे। यानी यूरोप से निकलने वाले कोई व्यापारी हैं तो वो पूरा इन्हें अफ्रीका वाला जो महाद्वीप है पूरा यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता था, यहाँ से पूरा ट्रैवल करते हुए आते थे, तब ये इंडिया पहुँचते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये मार्ग वाला चालू हुआ, स्वेज कैनाल ये बनी, स्वेज कैनाल बनने से ये हुआ कि भूमध्य सागर वाला हिस्सा जो था वो किससे जुड़ गया, लाल सागर से जुड़ गया। और लाल सागर किससे जुड़ा हुआ था, लाल सागर जुड़ा हुआ था हिंद महासागर से नीचे आके। तो यहाँ पर ऐसे करके ये मार्ग जो है ये यहाँ पर रास्ता छोटा हो गया और यहाँ पर समय की बचत हो गई और जहाज वगैरह भी जल्दी बनने लगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ नहीं था, यानी बीच में क्या था, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पनामा कैनाल बनाई गई है यानी मध्य अमेरिकी देशों में, तो ये हिस्सा भी जुड़ा हुआ नहीं था। ये हिस्सा भी जो है यहाँ पर इन दोनों जगहों पर, यानी ये आपके जो प्रशांत महासागर है और अटलांटिक ओशियन है, ये हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं था। पनामा कैनाल बनाने से ये दोनों हिस्से जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इससे क्या था, यहाँ से चलने वाले कोई जहाज वगैरह हैं उन्हें अब घूमना नहीं पड़ रहा है ऐसे करके, वो आराम से यहाँ से निकल जा रहे हैं और यहाँ से निकलकर सीधे प्रशांत महासागर में एंट्री कर जा रहे हैं। तो ये समय की बचत हुई। तो इसलिए यहाँ पर आप इसी में ही अब डालेंगे, इसी में ही आप डाल लेना हेडिंग करके, सब हेडिंग करके, नौ परिवहन नहरें। कौन कौन सी ऐसी नहरें हैं जो नौ परिवहन करवाती हैं नहरें? देखिए नहर जो होती है वो कैनाल यानी जो होती है वो मानव निर्मित होती है, यानी प्रकृति ने इनका निर्माण नहीं किया है, इनका निर्माण मानव ने किया है, इसलिए इन्हें नहर या कैनाल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर हम विश्व में, तो आपकी दो ऐसी कैनाल हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है स्वेज और पनामा वाली। तो यहाँ पर लिख लेना, स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें अथवा जलमार्ग हैं जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व, यानी आप समझ रहे हैं पूर्व का विश्व और पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ये क्या है, यानी प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। यानी कि यहाँ से एक प्रवेश द्वार बना हुआ है, गेटवे बना हुआ है यहाँ से। अब देखिए इसी में सबसे पहली नहर है, ये सब हेडिंग आप डालेंगे, स्वेज नहर या स्वेज कैनाल। स्वेज नहर की बात करें तो इस नहर का निर्माण जो था 1869 में जो है मिस्र में उत्तर में पड़ता है पोर्ट सईद। ठीक है, तो पोर्ट सईद और दक्षिण में इसके स्थित है पोर्ट स्वेज। आप समझ लेना, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैप में आप कि यहाँ पर पड़ रहा है पोर्ट सईद ऊपर के हिस्से में,
यानी ऊपर के हिस्से में क्या पड़ रहा है, यहाँ पर ऊपर जो भूमध्य सागर की तरफ जो पोर्ट पड़ रहा है, इनका बंदरगाह पड़ रहा है, पोर्ट सईद पड़ रहा है, और नीचे की तरफ पड़ रहा है पोर्ट सुएज पड़ रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि और बीच में क्या है, बीच में इन दोनों के मध्य क्या है, इन दोनों के मध्य है जो है सुएज कैनाल। तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला पॉइंट यहाँ पर, और ऐसे करके ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने हेतु ये किया गया। यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप लिख लेना आप। अब देखिए मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता हूँ उसे, क्योंकि मेरा नेट भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जूम नहीं कर सकता हूँ मैं। आप अपने अपने जो है मैप पर देख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए सुएज नहर की अगर लंबाई की बात करें, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सुएज नहर की प्रारंभिक लंबाई जो थी वो 164 किलोमीटर थी। यहाँ पर लिख लेना कि सुएज नहर की प्रारंभिक लंबाई यानी जब बनकर तैयार हुई थी तब ये कितनी लंबी थी, 164 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ बाईपास वगैरह जोड़ दिए गए, कुछ और समुद्री मार्ग, यानी कि यहाँ पर इनके जो बंदरगाह वगैरह हैं, मान लेते हैं किसी यानी कोई जहाज आ रहा है, अब उसे पोर्ट सईद से चल तो दिया जहाज को, उसे पोर्ट सुएज पे नहीं रुकना है, यानी अपना समय पोर्ट सुएज पे व्यस्त नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में कोई यहाँ पे अगर बंदरगाह पड़ेगा तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भीड़ भाड़ होगी, ट्रैफिक भी होगा, ठीक है, यातायात मार्ग व्यस्त होगा। इसके लिए उन्होंने क्या है, बाईपास निकाल दिया है, यानी कि यहाँ से कोई यानी मान लीजिए पोर्ट सही से आने वाला व्यक्ति पोर्ट सुएज पे रुकना नहीं चाहता है तो बाईपास से होकर निकल जाए। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ बाईपास वगैरह बना दिए गए हैं। इसकी वजह से अब इसकी लंबाई जो है 193 किलोमीटर हो गई है। तो ये पूछा जाता है लंबाई के संदर्भ में भी, तो लिख लेना आप सेकंड पॉइंट करके कि सुएज नहर की प्रारंभिक लंबाई 164 किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान बाईपास स्थित इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इस नहर की बात कर लें तो इस नहर में बहुत अच्छे खासे यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं, यानी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर डेली जो है लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर निकलते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जहाज वगैरह गुजरते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना कि इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान यहाँ पर आवागमन करते हैं, जिन्हें यहाँ पर कितना समय लगता है, 10 से 12 घंटे इस नहर को पार करने में लग जाते हैं। अब आप सोचेंगे मात्र 164 किलोमीटर लंबी नहर है और इतना समय क्यों लग जाता है, क्योंकि बात यह है यहाँ पर भी ये नहर जो है बहुत व्यस्त है, यानी कि यहाँ पर पैरेलली जहाज नहीं चल सकते हैं। पैरेलली बहुत सारे जहाज यहाँ पर जैसे इतनी ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है कि एक साथ यहाँ पे जहाज इधर से आ भी जाए उधर से पास भी हो जाए, इतनी ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। इसलिए बीच बीच में जगह ऐसे स्टॉपेज बनाए गए जहाँ पर जहाज़ों को रोकना पड़ता है, इसलिए 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन फिर भी ये समय जो है यहाँ पर जो 3-4 दिन का समय लग रहा था, यानी इसे जो पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप को कवर करने में, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप ट्रैवल करने में समय जो लग रहा था लगभग हफ्ते भर का समय, वो तो बच ही रहा है, लगभग हाफ टाइम में, यानी हम 12 घंटे में यहाँ से क्रॉस हो जा रहे हैं। तो बस यही यहाँ पर वो है। तो आपने सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा, सेकंड थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस जो ये जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप अब ये इमेज है इसका, ये पोर्ट सईद है ऊपर और नीचे पोर्ट सुएज है यहाँ पर। अब देखिए ये जो जा रही है ये नहर, इसके सहारे एक रेल मार्ग भी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी में अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, यहाँ पर एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे सुएज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो को जाती है। कैरो यानी कि इजिप्ट का कायरो शहर है, वहाँ तक चली जाती है। यानी एक मार्ग इसके शहर जो है इसके सहारे जा रहा है रेल मार्ग। फिर यहाँ पर एक शाखा जो है इसकी इस्माइलिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस्माइलिया पड़ रहा है, इस्माइलिया से कायरो तक चली जाएगी, इजिप्ट का जो कायरो प्रांत है वहाँ तक चली जा रही है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसी में सब पॉइंट। देखिए नील नदी के बारे में बताई गई है कि नील नदी एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर है, यानी यहाँ पे कहा गया है नील नदी से एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर जो है वो सुएज नहर से इस्माइलिया में मिलती है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक नील नदी से निकलने वाली एक नौगम्य ताजे पानी की नहर है, वो सुएज नहर से आकर कहाँ पे मिल जाती है, इस्माइलिया पे मिल जाती है। यानी इस जगह पर यहाँ पर एक नहर आके इस पर मिल जाती है सुएज कैनाल में। यानी नील नदी, नाइल रिवर आपके ऊपर जा रही है और यहाँ से एक मीठे पानी की जो है नहर यहाँ पर आके इसमें नदी जाकर इसमें मिल जाती है, वो बताया गया है। ठीक है, जिससे क्या होता है यहाँ, जिससे ये होता है कि भाई पोर्ट सईद को और यहाँ पर सुएज नगर जो पड़ रहा है, इनको यहाँ पर क्या है, जो पानी की सप्लाई है वो ताजे पानी की सप्लाई इसी से हो जाती है, सुएज नहर से ही हो जाती है, क्योंकि इसमें मीठा पानी आके मिल रहा है और यही पानी जो है पूरा नहर का जो है वो मीठा हो जाता है। तो इससे ये सप्लाई किसे, पोर्ट सईद को भी मिल जाती है और सुएज जो नगर है उसको भी ताजे पानी की आपूर्ति हो जाती है। तो ये आप इसमें सब पॉइंट लिख लेना, यहाँ पर आप ये पॉइंट लिख लेना आप। तो ये तो आपका था आपका यहाँ पर सुएज नहर के बारे में आपने देख लिया। अब अगली नहर है आपकी जो पनामा नहर है, यानी बी सब हेडिंग आप डालेंगे पनामा कैनाल या पनामा नहर। देखिए यह जो नहर है यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को
पश्चिम में प्रशांत महासागर से ये जुड़ती है। ये आपने पहला पॉइंट इसमें लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसमें। अब देखिए इसका जो निर्माण है, यहाँ पर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो प्रशांत तटीय यहाँ पर जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है, ये लेक वाला पोर्शन है, ये देखिए ये तो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, और ये कैरेबियन सी ऊपर अटलांटिक ओशियन वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप लिख लेना है सेकंड पॉइंट, इसका निर्माण प्रशांत तटीय किनारे पर पनामा सिटी, प्रशांत तटीय किनारे पर यहाँ पे पड़ती है, पनामा सिटी पड़ती है, और तथा कैरेबियन तट पर कोलोन पत्तन पड़ता है। यहाँ पे कैरेबियन तट पर क्या पड़ता है? कोलोन पत्तन, कोलोन नाम का एक नगर पड़ता है, जैसे यहाँ पर कोलोन पत्तन स्थित है, ये वाला नगर कोलोन पत्तन, ठीक है। तो कोलोन पत्तन के बीच किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यानी यूएसए के द्वारा निर्माण किया गया है इसका। यहाँ पे आप लिख लेना सेकंड पॉइंट, इसका निर्माण प्रशांत तटीय किनारे पर पनामा सिटी तथा कैरिबियन तट पर कोलोन पत्तन के बीच यूएसए के द्वारा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगर हम इसकी बात करें नहर की, तो यहाँ पर ये जो नहर है यहाँ पे बताई गई है, सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना, इसी में सेकंड का सब पॉइंट, यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है और लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। यानी यहाँ पर 12 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो अत्यधिक कटान वाली और बहुत ज़्यादा गहरी वाली है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा इसका सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नहर बनने से क्या लाभ हुआ, इस नहर के बनने से ये लाभ हुआ, यहाँ पर ये दिखाया गया है इसके बारे में। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये अटलांटिक, और यानी आप देख पा रहे हैं ये अटलांटिक ओशियन है और ये प्रशांत महासागर है। तो ये कोलोन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर आके निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा मैप में जाएं, यानी कि ये आपका मैप है, तो यहाँ पर इसके बनने से ये हुआ कि जो आपका न्यूयॉर्क पड़ रहा है ये वाला, क्योंकि न्यूयॉर्क पड़ता है यूएसए के पूर्वी छोर पर, और जो सैन फ्रांसिस्को है वो जो है यहाँ पर इसके यूएसए के जो है पश्चिमी छोर पे पड़ता है। अब यहाँ से हमें कोई भारी माल भेजना है, कोई भारी भरकम जहाज भेजना है, तो पहले क्या था कि पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ता था, ऐसे करके पूरा यहाँ से ये कवर हम करके आते थे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ट्रैवल करके आते थे, तब हम पहुँच पाते थे। लेकिन अब क्या है, पनामा कैनाल यहाँ पे बना दी हमने यहाँ पर इस हिस्से में। तो अब क्या है, न्यूयॉर्क से और ये यहाँ तक सैन फ्रांसिस्को तक पहुँचने के लिए हमें कम ट्रैवल करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर आप इसमें अब लिखेंगे इसी में ही सब पॉइंट करके, इसी में ही आप अगला सब पॉइंट करके आप लिख लेना इसी में, यहाँ पर थर्ड पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेना कि इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई। कितनी किलोमीटर की? 13,000 किलोमीटर की दूरी इनके मध्य कम हो गई। यानी कम वैसे ही हो गई जैसे मैंने बताया था, होने का रीज़न ये है कि अब हमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा ट्रैवल करना नहीं पड़ रहा है। तो आपने ये लिख लिया होगा, ये बताया गया है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ तक आपने जो है समुद्री मार्गों के बारे में देख लिया। अब अगले जलमार्ग जो हैं ये हैं आंतरिक जलमार्ग, यानी कि हमारे किसी प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले, स्थल भूमि के अंदर पाए जाने वाले जलमार्ग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। आंतरिक जलमार्गों के बारे में बात हो रही है। तो आंतरिक जलमार्गों की बात अगर करें तो इसमें नदियाँ आ जाती हैं, नहरें, मानव निर्मित नहरें हैं, झीलें हैं, तटीय क्षेत्र हैं। प्राचीन समय से ही इनमें ये हुआ महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं, यानी कि लोग आवागमन के लिए प्राचीन समय में भी इन्हें पार करते थे, इनमें नाव वगैरह चलती थी। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई आंतरिक जलमार्गों का विकास जो है ये नहरों की नौगम्यता, इन नहरों की नौगम्यता से मतलब है कि यहाँ पे नाव चलाने लायक है या नहीं है। ऊपर से चौड़ाई और गहराई भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियाँ वगैरह जो होती हैं अगर कम चौड़ी होंगी तो क्या होगा, कम चौड़ी होने की वजह से उनमें सिल्ट वगैरह जो है नीचे तली में जमती जाएगी। तो ऊपर से जो उनकी गहराई है, गहराई कम होती जाएगी। इससे क्या होगा, इससे जो ज़्यादा बड़े जहाज हैं उस पर नहीं चल पाएंगे, जैसा कि गंगा जी में हुआ। आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर गंगा के किनारे अगर रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि गंगा में पहले जहाज चलते थे, यानी लगभग इलाहाबाद तक गंगा में जहाज चलते थे। पहले अंग्रेजों के टाइम में अच्छे खासे जहाज चलते थे, काफ़ी सारा माल जो है यानी कोलकाता से यहाँ तक आता था, इलाहाबाद तक आता था। लेकिन अब नहीं आता है। अब ना आने का रीज़न यही है कि भाई यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है इसी तली में, इस वजह से यहाँ पे भारी भरकम जहाज जो अंदर तक नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है
यहाँ पर, यानी चौड़ाई और गहराई। इसके अलावा जल प्रवाह की निरंतरता, क्योंकि नदियाँ वगैरह होती हैं, नदियों में अगर पानी कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, पानी कम हो जाएगा तो यहाँ पे बोट वगैरह थोड़ी नहीं चल पाएगी, नहर यानी नाव जो है नाव वगैरह थोड़ी नहीं चल पाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट करती हैं, और परिवहन प्रौद्योगिकी इन सब चीज़ों पर ये निर्भर करता है। ये आप पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, आज भी जो सघन वन वाले इलाके हैं, यहाँ पर बिल्कुल वन ही वन है, यहाँ पर कोई मार्ग नहीं है, तो वहाँ पर आज भी हम जो ट्रैवल करते हैं वो हम नदियों के जरिए करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो डिस्कवरी चैनल में जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला शो आता है, बियर ग्रिल्स वाला, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो आपने जो अमेज़ॉन के जंगल देखे होंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं अमेज़ॉन के जंगल, तो वहाँ पर वो लोग ट्रैवल मात्र किससे करते हैं, नदी के माध्यम से करते हैं। यानी अगर आप वहाँ पर देखें तो वो यानी उस पूरे वीडियो में, यानी उस पूरे शो में आप देखेंगे पूरा ट्रैवल वो करते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होने के बाद पूरा नदियों के माध्यम से ही ट्रैवल करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई सघन वन वाले इलाके हैं, तो सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियाँ ही परिवहन का साधन होती हैं। ये आप सेकंड पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पे लिखा गया है कि भाई प्राचीन काल में हमने बता दिया किस तरह से रही हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो नदी जलमार्ग हैं वास्तव में अपनी जो है पहचान खो रहे हैं, आज अपनी जल परिवहन की महत्ता खो रहे हैं। मेन चीज़ है मेंटेनेंस, रखरखाव है नहीं इतना। ऊपर से यहाँ पर हम लगातार अपने उद्देश्यों के लिए नदियों को दूषित कर रहे हैं, नदियों से पूरा नदियों के सहारे उनके तट वगैरह उनका दोहन करते जा रहे हैं, ठीक है, यानी नदियों से मिलने वाले जो संसाधन है, संसाधनों का दोहन करते हुए हम क्या कर रहे हैं, नदियों में तमाम कूड़ा करकट डाल रहे हैं, इससे नदियों का तली जो भर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई नदी परिवहन अपनी महत्ता आज के दिनों दिन खोता जा रहा है। यानी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही जो है नदी परिवहन प्रमुख रूप से चल रहा है, जबकि भारत जैसे देशों में नदी परिवहन अपनी महत्ता कहीं ना कहीं खो रहा है। तो ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर विश्व के संदर्भ में कुछ हैं, तो अगली इसी में सब हेडिंग आप डाल लेना कि विश्व के महत्वपूर्ण नदी जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जलमार्ग जो है विश्व के संदर्भ में, ये है राइन जलमार्ग, यानी ये सब हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर, ये है राइन जलमार्ग। देखिए राइन नदी की अगर हम बात करें तो राइन नदी आपकी फ्रांस और जर्मनी की सीमा और से बहती हुई, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक बहती है मैं बता दे रहा हूँ इसका, कि राइन नदी फ्रांस और जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। यानी पहला पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे फ्रांस नहीं लिखा है, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि राइन नदी फ्रांस जर्मनी की सीमा, फ्रांस और ऐड कर लेना, फ्रांस जर्मनी की सीमा और नीदरलैंड से होकर ये प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीदरलैंड में कहाँ से बताया गया है कि नीदरलैंड में रोटरडम एक जगह है, तो वहाँ अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। यानी यहाँ पे बताया है कि भाई नीदरलैंड में यहाँ से स्टार्ट होती है नदी रोटरडम से, और वहाँ से लेकर स्विट्जरलैंड तक 700 किलोमीटर लंबाई में ये नदी जो है वहाँ तक नौकायन योग्य है। यानी यहाँ पर नाव, अच्छी खासी नाव चला सकते हैं आप इसमें। तो आपने पहले का सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर इसी में ही पहले सब पॉइंट में ए सब पॉइंट यहाँ कर लेना। यहाँ पर अगर सामुद्रिक पोत हैं, यानी बड़े बड़े जो पोत हैं, जहाज हैं, वो केवल कोलोन तक पहुँच सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब मैं दिखा दे रहा हूँ कोलोन कहाँ पड़ता है। देखिए ये रोटरडम से स्टार्ट हो रहा है, रोटरडम, और ये पड़ रहा है कोलोन, ठीक है, ये कोलोन वाला हिस्सा पड़ रहा है। नीचे स्विट्जरलैंड तक नहीं पहुंच पाती है ये, यानी आप नीचे तक ये बड़े बड़े जहाज नहीं पहुंच पाते हैं। रीज़न क्या है कि इसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है और चौड़ाई भी कम हो जाती है, तो केवल कोलोन तक ही बड़े जहाज आते हैं, उससे आगे जहाज नहीं जाने दिए जाते हैं। यानी कोलोन ये जगह है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं इसी में ही, यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट। यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी है, इसका नाम है रूर नदी पूर्व से आकर राइन में मिलती है। यानी रूर नदी जो है इसके पूर्व से आकर इसमें आकर मिल जाती है। यानी कि रूर नदी आप देखेंगे इसके पूर्व में आकर इसमें मिल जा रही है यहाँ पर राइन में, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी नदी की, देखिए ये नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कोयला संपन्न क्षेत्र से होकर गुजरती है। यानी यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है और संपूर्ण नदी बेसन विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट आप पूरा लिख लेना आप इसे। अब देखिए यहाँ पर एक पत्तन है इस प्रदेश में जो कि राइन पर स्थित है, काफ़ी फेमस पत्तन है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिख लेना
इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। क्या नाम है? डसलडोर्फ नाम है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ जो है राइन नदी पर स्थित पत्तन है। ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो है, आप ये बात तो जान गए कि भाई सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है ये। तो चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना, व्यस्ततम यहाँ पे नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेना, यह विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक व्यापार मार्ग वाली नदी जलमार्ग है। ये सबसे व्यस्ततम, नहीं समुद्री मार्ग की बात करें तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नदी मार्ग की बात करें तो विश्व का सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग कौन सा है? आपका आंतरिक वाला, आप बता देंगे राइन नदी वाला। ठीक है, तो चौथा पॉइंट नोट कर लिया होगा, यह विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक व्यापार मार्ग वाली नदी जलमार्ग है। अब देखिए ये जलमार्ग कितने देशों के द्वारा यूज होता है वो बता दे रहे हैं यहाँ पर। यह जलमार्ग जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इनके औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ये आप नोट कर लेना। अब देखिए अगली नदी जो आपकी है, बी सब हेडिंग आप डालेंगे इसी में, ये है आपकी डैन्यूब जलमार्ग, यानी बी सब हेडिंग आप डालेंगे इसमें, ये है डैन्यूब जलमार्ग। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, ये जर्मनी में पड़ते हैं, काले जंगल। तो ये नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में पहला पॉइंट कि यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। अब देखिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पर एक जगह है टारना सेबरियन, तो यहाँ तक ये नौकायन योग्य है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यह टारना सेबरियन तक नौकायन योग्य है। और यहाँ पर इससे जो निर्यात होने वाला जो सामान है मेनली वो बताया गया है। यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ हैं, यानी यहाँ पर गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी यहाँ पर इस पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब अगला नदी मार्ग यहाँ पर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है वो रसिया में पड़ती है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि रूस में वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रूस में वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसी में सब पॉइंट पहले का कि यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है और अंत में कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। यानी इसका सेकंड का पहले का जो सब पॉइंट लिख लेना, ये कितना निकल रही है, ये 11,200 किलोमीटर तक का ये नौकायन सुविधा प्रदान करती है और एंड में कहाँ पर, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो वोल्गा नदी है, तो वोल्गा नदी से कुछ नहर निकाली गई है। तो एक वोल्गा से मॉस्को तक नहर निकाली गई है, मॉस्को को जोड़ते हुए, कि वोल्गा मॉस्को नहर, इसको मॉस्को प्रदेश से, वोल्गा डॉन नहर इसको काला सागर से। ये वाला जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि जो कौन सी नहर है वो इसे काला सागर से जोड़ती है वोल्गा नदी को, तो ये है वोल्गा डॉन नहर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपने वोल्गा जलमार्ग के बारे में देख लिया। अब अगला जलमार्ग जो है वो है सेंट लॉरेंस वाला है। बृहद झीलें यानी ग्रेट लेक्स जो कही जाती हैं और सेंट लॉरेंस नदी जो कही जाती है, तो उसका जलमार्ग है। ग्रेट लेक्स निकलने वाली जो नदी है सेंट लॉरेंस, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अगली हेडिंग आप डाल लेना, इसी में डी सब हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर। ये है आपकी बृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री जलमार्ग। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इसमें सू नहर है, वलेंड नहर, इनके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। और ये क्या कर रहे हैं, ये आंतरिक जलमार्ग की सुविधा ये प्रदान करते हैं, यानी कि ये सू नहर और वलेंड नहर ये पूरी हैं, और झीलें जो हैं क्या कर रही हैं, आंतरिक जलमार्ग जो है इनकी ये सुविधा प्रदान कर रही हैं ये नहरें। अब देखिए सेंट लॉरेंस की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे, जैसा मैं बोलता जाऊँ, सेंट लॉरेंस जो नदी है वो ओंटारियो झील से निकलती है, यानी कि ओंटारियो है इस झील से निकलती है। यानी आप लिखना है सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर में खाड़ी पड़ती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी इसी के नाम पर है, ठीक है। तो आप लिख लेना कि सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है, यानी ओंटारियो झील से निकल के आ रही है नदी है। अब देखिए इस मार्ग पर पत्तन कौन कौन से पड़ रहे हैं, सेंट लॉरेंस नदी मार्ग पर पत्तन कौन कौन से पड़ रहे हैं वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर आप सब पॉइंट करके। इस मार्ग पर जो प्रमुख पत्तनों में है वो है डुलुथ और बुफालो, सभी आधुनिक समुद्री पत्तन सुविधाओं से युक्त हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक द्वीपीय शहर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना कि इस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप पर कनाडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल स्थित है। यहाँ पर आप लिखना सेकंड सब पॉइंट मॉन्ट्रियल, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, इस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप पर कनाडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। एक अमेरिका में और नदी है मिसिसिपी जलमार्ग वाली नदी। तो यहाँ पर ये
ई सब पॉइंट आप डालेंगे यहाँ पर इसमें मिसिसिपी जलमार्ग में। तो देखिए मिसिसिपी ये है ओहियो, यानी कि ये बताया गया है मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग यूएसए के आंतरिक भागों को कहाँ से दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। दक्षिण में यूएसए की दक्षिण में यहाँ पे पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी, तो यहाँ पर ये जोड़ देता है। मैं दिखा देता हूँ मैप में, यानी कि ये मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आके जोड़ देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना इसके बारे में, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर भी जो बड़े बड़े स्टीमर या जहाज वगैरह हैं तो वो कहाँ तक, मिनियापोलिस तक ही केवल जा सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप देखना कि लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। तो ऐसे करके आपने जलमार्ग वाले परिवहन के साधन आपने देख लिए, जलमार्ग जो है किन किन मार्गों के जरिए हो रहा है वो सारे मार्ग आपने देख लिए, समुद्री मार्ग भी देख लिए और आंतरिक जलमार्ग भी आपने देख लिए। अब अगली हेडिंग है आपकी, अगला परिवहन का साधन है, अगला परिवहन की विधा है, ये है वायु परिवहन। तो हेडिंग डाल लीजिए वायु परिवहन। देखिए बात कर लें अगर हम वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन आज तक का अब तक का जो है तीव्रतम साधन है, सबसे जल्दी द्रुत गति से पहुंचाता है ये, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा महंगा यानी कॉस्टली भी पड़ता है हमें ये। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट कर लेना कि वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, लेकिन यह अत्यंत महंगा भी है। अब देखिए हमने कल के जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये डिपेंड करता है कि हमें परिवहन का कौन सा साधन चूज करना है। ये हम जो सामान भेज रहे हैं या हमारे पास जो सामान मौजूद है उसकी प्रगति पर निर्भर करता है। क्या ये अगर मान लेते हैं वो कोई सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक भी है, मान लेते हैं कोई कंप्यूटरीकृत सामान है और भाई वो पहुंचना है किसी इंडस्ट्री में जाके, क्योंकि उस इंडस्ट्री में पूरा यहाँ पर कारोबार ठप पड़ जाएगा उसकी वजह से, तो उसके लिए हम यहाँ पर जहाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई मान लेते हैं कोई बहुत भारी स्थूल सामान है जिसका इतना ज़्यादा महत्व भी नहीं है, आर्थिक महत्व जो है कम है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हम जहाज से भी भेज देंगे। तो ये डिपेंड करता है सामान पर, यानी हम क्या मतलब यहाँ पर सामान है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वरीयता देते हैं। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इसी में लिख लेना है सब पॉइंट, इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार, इसके द्वारा क्या है मूल्यवान लिख लेना, मूल्यवान जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका जो वायु परिवहन है, वायु परिवहन एक और साधन है, यानी कि जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, ऐसे इलाके जो जहाँ तक हम कोई सड़क वगैरह या फिर जाने योग्य नहीं, अगम्य हैं, उन क्षेत्रों में भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं इसके द्वारा। आपने देखा हुआ है हेलीकॉप्टर वगैरह से हम यहाँ पर जो दुर्गम स्थान है जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच सकता है आसानी से, उन स्थानों पर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर लेना पहले का सेकेंड सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वायुयान है, अगर आप उत्तरी अमेरिका, यानी अगर मैंने आपको पढ़ाया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था, वहाँ पर कनाडा पढ़ाया था, कनाडा में मैंने बताया था कि कनाडा में जो है जो शीत ऋतु का जो मौसम होता है, शीत ऋतु के मौसम में क्या होता है वहाँ पर जो है उनके एयरपोर्ट वगैरह पे बर्फ जम जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के नज़दीक होने की वजह से, उच्च अक्षांशों में होने की वजह से वहाँ पर मोस्टली हिस्सा जो है जमा रहता है कनाडा का। तो वहाँ पर ऐसे में जो वायुयान है, वायुयान के पहिए अगर पहियों के बल पर वहाँ पर लैंडिंग करेगा तो यकीन मानिए फिसल जाएगा। तो वायुयान वहाँ पर पहियों के बल पर लैंडिंग नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर स्लेटें लगा दी जाती हैं, यानी वायुयान के पहियों पर स्लेट टाइप लगा दी जाती हैं। कल हमने पढ़ा था कि बर्फ पर क्या होता है, स्कीइंग होती है जो, तो स्कीइंग करते हैं वायुयान, यानी यहाँ पर जो वायुयान लैंड करते हैं वो वास्तव में स्कीइंग के जरिए बर्फ पर लैंड करते हैं, पहियों के जरिए नहीं करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो ऐसे करके वहाँ पर जो एस्किमो हैं, तो एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं, यानी वहाँ पर रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए वहाँ पर तमाम तरह की वस्तुएं पहुँचा देते हैं ये। तो आप ये लिख लेना यहाँ पर सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए वायुयान के बारे में, तो वायुयान परिवहन अत्यंत खर्चीला भी है, महंगा भी है, क्योंकि इसके लिए हमें सब कुछ चाहिए। सबसे पहले हमें देखिए आप जानते ही होंगे, पहली बात तो ये कि एक पूरी प्रणाली चाहिए, कार्यप्रणाली चाहिए। कार्यप्रणाली का एक अत्यंत विकसित और अवस्थापनात्मक यहाँ पर विकास होना चाहिए, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका जो है स्थापना होनी चाहिए। तो इनके जरिए ये सुविधाएं यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए, जैसे विमानशाला हो, यहाँ पे विमान खड़े हो सकें, भूमि पर उतारने यानी लैंडिंग के लिए यहाँ पर आपके रनवे वगैरह होने चाहिए, ईंधन रखरखाव की सुविधाएं वगैरह, ये सब हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अवस्थापनात्मक का मतलब यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि कोई हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, पूरा एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो जहाँ पर विमान खड़े भी हो, उनका मेंटेनेंस भी हो जाए, यात्री वहाँ पर अपना जो सामान भी चढ़ा सकें, यात्री भी बैठ सकें विमान में। तो पूरा यहाँ पे हमें होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, तभी वायुयान की फैसिलिटी चल पाएगी। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विश्व का कोई भी स्थान
यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि भाई वायुयान की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है कि भाई आज अगर आप विश्व में कोई भी स्थान ले लें वो 35 घंटे से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो आपने चौथा पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगर वर्तमान में बात करें तो आज लगभग 250 से ज़्यादा जो वाणिज्यिक एयरलाइन हैं, कॉमर्शियल एयरलाइन हैं, जो आपको वायुयान की सेवाएं नियमित रूप से दे रही हैं। तो आप चौथे का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर सुपरसोनिक के जो वायुयान वगैरह थे वो अभी नहीं, सन 2003 तक चले हैं। 2003 के बाद ये सेवा बंद कर दी गई है सुपरसोनिक वाला, कि न्यूयॉर्क से लंदन के बीच चलता था और मात्र 3.5 घंटे में सफ़र तय कर लेता था। यानी जो नॉर्मल विमान होते हैं उन्हें लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते थे सफ़र तय करने में, लेकिन इस विमान को मात्र 3.5 घंटे लगते थे। सुपरसोनिक वायुयान सेवा थी ये, लेकिन अब नहीं चल रही है। सन 2003 में से बंद कर दिया गया। रीज़न ये था कि सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वायुयान जो था वो तीव्र गति से जब स्पीड से गति करता था तो वो बहुत हीट, यानी उसमें बहुत गर्मी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो फटने का डर, क्रैश का डर, बहुत सारे डर बने रहते थे। तो इस वजह से सेवा जो थी नियमित रूप से जारी नहीं रखी गई बल्कि बंद कर दी गई। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो और विमान ऐसे विकसित हो जिस पर विमान के अंदर कोई जो बैठे व्यक्ति हैं उन पर कोई असर ना पड़े, तो शायद फिर से बहाल कर दी जाए। लेकिन अभी ये सुविधा जो है बहाल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे छुड़वा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसी में सब हेडिंग है अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग। यानी कि हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो वायुमार्ग हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, हमारा जो पूर्वी यूएसए है, पश्चिमी यूरोप है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, यहाँ पर हमारे वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और यहाँ पर व्यापार भी होता है, आवाजाही भी होती है। तो यहाँ पर अच्छा खासा सघन जाल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई विश्व के कुल वायुमार्गों का 60% अकेला यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूज करता है। ये आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोड बिंदु हैं। नोड बिंदु का मतलब ये है कि यहाँ से आपको हर जगह के लिए फ्लाइट मिल जाएगी, हर जगह के लिए वायुयान सेवा आपको मिल जाएगी। तो न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु हैं यहाँ से, यानी लगभग आपको हर जगह के लिए आपको वायुयान सेवा मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई जो निचले गोलार्ध हैं, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पहली बात मैंने बताई थी विकसित नहीं है। विकसित ना होने की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा वायुयान सेवा का क्रेज नहीं है, वायुयान सेवा के लिए लोग इतने ज़्यादा यानी धनाढ़ नहीं है कि भाई वायुयान सेवा का आनंद ले सकें। तो यहाँ पर वही भाई लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लेना अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। रीज़न क्या है? रीज़न बताया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य विरल जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन नहीं है। इसके अलावा सीमित स्थलखंड है। आर्थिक विकास के कारण भी यहाँ पर सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं, यानी आर्थिक विकास भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में वायुयान सेवाएं या वायुयान का परिवहन बहुत कम है, ना कि बराबर। तो ये आपने सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो है पाइपलाइन, यानी कि आपकी ट्रांसमिशन की अगली विधा है, चौथी हेडिंग आप डालेंगे पाइपलाइन परिवहन। देखिए पाइपलाइन जो है, कल हमने बताया था पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन और रोपवे जो है स्थल जो परिवहन है, यानी स्थल वाला परिवहन है, उसी की ही नए रूप हैं, नवीन रूप माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अलग से पढ़ रहे हैं पाइपलाइन वाला। देखिए पाइपलाइन के संदर्भ में आप जानते होंगे, कल भी आपने लिखा था, पाइपलाइन से हम यहाँ पे तरल पदार्थों का यहाँ पर आवागमन कर सकते हैं। और आने वाले भविष्य में ऐसी भी प्लानिंग है कि उसमें सामान, भारी सामान है, मनुष्य वगैरह, उसको भी हम यहाँ पर भेज सकेंगे। लेकिन अभी नहीं है, अभी हाल में नहीं है, आने वाले समय में रिसर्च चल रही है, उस पर प्रोटोटाइप वगैरह बनाए गए हैं, सक्सेसफुल भी हुए हैं, उसके बारे में बताया भी था मैंने आपको। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसी पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों, लिख लेना, पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है, का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पाइपलाइनों में अयस्क वगैरह भी आता है, आपको पता होगा, स्लरी वे में, यानी जो अयस्क है उसको भिगोकर उसमें पानी वगैरह मिलाकर स्लरी वे में अयस्क, इसमें लिखा है कोयले के बारे में। तो यहाँ लिख लेना, पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अयस्क भी आता है, ये हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है भाई न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में फार्मों से क्या होता है, फैक्ट्रियों तक दूधों की पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। यानी न्यूजीलैंड में इतनी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने पाइपलाइन डाल रखी है कि जो उनके यहाँ पर फार्म है, यानी जहाँ पर उनके पशु रखे जाते हैं, पशु फार्म है, तो उस पशु फार्मों से जहाँ पर दूध से और उत्पाद बनते हैं, वहाँ तक के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या डाल दिया है, पाइपलाइन डाल दी है। यानी वो यातायात के और कोई माध्यम यूज नहीं करते हैं, ट्रक वगैरह, टैंकर वगैरह, कंटेनर वगैरह यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट पाइपलाइन डाल दी है उन्होंने। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सब पॉइंट आपने
लिख लिया होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए बात करें यहाँ पे यूएसए की, तो यूएसए में यहाँ पर पाइपलाइनों का एक सघन जाल है, यानी सबसे ज़्यादा पाइपलाइन अगर विश्व भर में देखी जाए तो यूएसए में है। तो लिखा ना, यूएसए में पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे फेमस पाइपलाइन है बिग इंच। बिग इंच ऐसी प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी जो यूएसए के राज्य हैं उन्हें उन तक तेल ले जाती है। यहाँ पे सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई यूएसए में जितना भार ट्रांसपोर्ट होता है, जितना माल ट्रांसपोर्ट होता है, उसका प्रति टन यानी प्रति टन किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना टन जा रहा है माल, उसके कुल भार का 70% भार जो है आपका पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यूएसए में पाइप द्वारा जो है यहाँ पर आवागमन कितना ज़्यादा प्रचलन में है। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा सेकंड का सब पॉइंट करके। अब देखिए बात करें यहाँ पर अपने यहाँ की, यूरोप वगैरह की बात करें तो यूरोप वगैरह में, हमारे देशों में, रसिया में, भारत में, यहाँ पर पाइपलाइनों का प्रयोग क्या होता है कि हम तेल के कुओं से तेल निकाल लें और इसके अलावा जो परिष्करणशालाएँ हैं यानी रिफाइनरी हैं, रिफाइनरी तक पहुँचाने। रिफाइनरी पे क्या होता है, तेल रिफाइंड होता है, तेल के विभिन्न तेल से उत्पाद बनाए जाते हैं, तेल के विभिन्न तेल को जो है विभक्त किया जाता है विभिन्न रूपों में, और फिर हम पत्तनों और घरेलू बाजारों तक जोड़ने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने भारत के तेल मार्गों के बारे में भी, देखिए हम भारत के बारे में जिक्र अभी डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत वाला चैप्टर हमें पुनः पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर हमें भारत की जो पाइपलाइन है वो हमें पुनः लिखनी पड़ेंगी और पूरी डिटेल वे में लिखनी पड़ेंगी। इसलिए मैं भारत की पाइपलाइनों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कर दूंगा हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों से नोट डाउन भी कर लें। तो मैं नहीं चाहता हूँ डबल लिखा जाए, यानी आप वहीं पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है, यानी कि हम तेल के कुएं से तेल निकाल रहे हैं, रिफाइनरी पर पहुँचा रहे हैं तेल, और रिफाइनरी से फिर उठाकर तेल को हम कहाँ ले जा रहे हैं, मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, मार्केट तक या फिर बंदरगाहों तक पहुँचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक प्रस्तावित है लाइन ये वाली, ये अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये विश्व में सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। प्रस्तावित है, अभी निर्माण चालू नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में इसका निर्माण शुरू हो जाए 1-2 साल में। तो ये प्रस्तावित है और विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी ऐसे करके ये। तो आपने चौथा पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब हमने परिवहन के साधन सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो साधन आते हैं, संचार आते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे संचार। देखिए संचार के बारे में आप जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना पहुंचाने की जो है ये व्यवस्था है, उसे हम संचार कहते हैं। और आरंभ में संचार जो था परिवहन के साथ ही संबद्ध था, परिवहन से ही जुड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे करके परिवहन की बहुत सारी तकनीकों का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, विद्युत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और वैसे करके परिवहन से जो संचार है वो अलग हो गया। संचार ने एक अपनी अलग जगह बना ली। पहले क्या था, पहले जो संचार था यानी कि हम कोई चिट्ठी भेज रहे हैं, कोई लेख भेज रहे हैं, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी जानवर के माध्यम से भेजते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज का पूरा समय डिजिटल हो गया है, यानी पूरा आप देख पा रहे होंगे, पूरा आप इंटरनेट के जरिए और भी बहुत सारे माध्यम जिनके जरिए आप संदेश भेज सकते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिसमें सबसे पहले टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। देखिए टेलीग्राफ का मतलब टेलीग्राम, यानी पहले मैसेज जो तार कहते नहीं, तार आया है, तो तार में क्या होता था, मोर्स कोड यूज होता था और वहाँ पर मोर्स कोड के जरिए सूचना पहुँचाई जाती थी। और ज़्यादा नहीं, 4-5 अंकों का जो 4-5 लाइनों का जो होता था तार, यानी महत्वपूर्ण बातें लिख दी जाती थी, ठीक है, और वो भेज दिया जाता था। तो ये टेलीग्राफ सुविधा जो है काफ़ी प्रचलन में रही, अब आकर भारत में बंद हो गई। तो ये अब भारत में भी नहीं है, यानी कहीं भी नहीं चल रही है, पहले बहुत चलती थी ये। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी की बात करें तो अमेरिका में टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी, इनका यूएसए के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था, यानी ये दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर रही थी और इनका पूरे यूएसए पर एकाधिकार था। और कहा जाए तो यूरोप, यानी कहा जाए तो अमेरिका में औद्योगिकरण जो हुआ है और अमेरिका डेवलप्ड हुआ है वो इन्हीं के दम पर हुआ है। यानी यहाँ पे लिखा भी गया है सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। यानी कि यहाँ पर नगरीकरण में रिवॉल्यूशन लाने वाला कारक जो था टेलीफोन ही था, क्योंकि संचार क्रांति में वृद्धि हुई। तो आप समझ रहे होंगे संचार क्रांति में वृद्धि होने से क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिला। नहीं, पहले हम व्यापार करने के लिए हमें जाना पड़ता था मैन्युअली, कहीं पर किसी कंपनी में, वहाँ पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ पर हमारा व्यापार हो रहा है। अब ऐसा नहीं था, हमने कॉल कर दी, कॉल से हमें पता चल गया हमें इतना ऑर्डर मिला है, कंपनी को भी पता चल गया भाई हमें इतना ऑर्डर बनाना है, और वहाँ पर हमने पैसा पहले पहुँचा दिया बैंक के जरिए, हमें फ़ोन से बता दिया वहाँ पर। तो ये सब जो झंझट थी वो सारी झंझटें कम हो गई। तो ऐसे करके अमेरिका में शुरुआत में एकदम बहुत तीव्र गति से विकास हुआ संचार के साधनों के विकास के साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इस प्रौद्योगिकी ने और तरक्की की।
पहले क्या था, टेलीफोन वाला माध्यम जो था आप जानते हैं वायर वाला सिस्टम था, यानी पूरा लाइनें बिछानी पड़ती थी ज़मीन के अंदर, तो लाइनें जोड़ी गई थी दूर दूर तक, स्टेशन बनाए गए थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, यानी एक्सचेंज जिन्हें बोलते हैं, एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह जो बोलते हैं, जहाँ से लाइनें एक दूसरी जगह एक्सचेंज होती हैं, उन्हें टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह बनाए गए थे पहले, वो पूरा लाइन वाला माध्यम था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके समय और विकसित हुआ, प्रौद्योगिकी और तकनीक और उन्नत हुई, फिर हमने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, कृत्रिम उपग्रह वाला, वो कम्युनिकेशन प्रचलन में आया। उसकी वजह से सेल फोन वगैरह का जो है ज़माना, यानी मोबाइल वगैरह इनका ज़माना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ग्रामीण संपर्क के लिए इसने एक नई क्रांति लेकर आया ये। अगला पॉइंट है, अगर हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी है, इसमें विकास बहुत अद्भुत गति से हो रहा है। और इसका रीजन क्या है, इसका पहला प्रमुख जो है पारभेदन। पारभेदन का मतलब है ब्रेक थ्रू, यानी जो जो बाधाएं आई हैं उन बाधाओं को हम पार करते हुए आगे बढ़े हैं। यानी ब्रेक थ्रू जो हमारा है वो ऑप्टिक फाइबर तार हैं, यानी कि जो OFC जिन्हें हम बोलते हैं, OFC या फिर ऑप्टिक फाइबर केबल्स। इसमें होता क्या है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स में देखिए, इसमें जो है, यानी इसमें जो सूचना है हमारी, वो प्रकाश की गति से यहाँ पे मूव करती है, प्रकाश की गति से इसमें भागती है। ऑप्टिक फाइबर केबल में प्रकाश की गति से हमारा जो है, जो भी हम संचार है, जो भी सूचना भेजना चाह रहे हैं, प्रकाश की गति से जो है यहाँ पर भेजी जाती है। यानी कि इसमें बिल्कुल बहुत, यानी कि हमारा जो बाल होता है, बाल से भी पतला जो है यहाँ पर कांच इस्तेमाल होता है, और उस कांच पर लेजर लाइट डाली जाती है, उस लेजर लाइट के जरिए जो है सूचना ट्रांसफर होती है। इसलिए यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक यहाँ पर नवीनतम माना जाता है ये, और ये सबसे अभी लेटेस्ट भी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अद्भुत गति के लिए। तो थर्ड पॉइंट आप लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संचार स्टार्टिंग में आपको पता है, यानी सैटेलाइट वगैरह बने, सैटेलाइट के बाद संचार स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे करके यहाँ पे इसमें विकास हुआ। तो इसमें भी विकास क्रम बताया गया है कि भाई 1990 के दशक तक क्या था, 1990 के दशक तक पहले जो टेलीफोन वगैरह थे, या फिर आपका जो टीवी वगैरह, दूरदर्शन वगैरह जो है, वो पूरी तरह से सैटेलाइट पे डिपेंड थे। अब धीरे धीरे क्या करके यहाँ पे एक इंटरनेट का उदय हुआ, यानी धीरे धीरे करके इंटरनेट का उदय हुआ। अब इंटरनेट के उदय के साथ साथ क्या हुआ, दूर संचार जो है, यानी आप जो अभी आप देख रहे थे, टीवी वगैरह देखते थे सैटेलाइट के जरिए, वो सब इंटरनेट कंप्यूटर के साथ इनका विलय होता चला गया। तो यहाँ पर आप लिख लेना आप अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ, यानी डिजिटलाइजेशन के साथ, अंकीकरण का अभिप्राय यहाँ पे डिजिटलाइजेशन है, यानी डिजिटल क्रांति हुई है। अब देखिए, डिजिटल क्रांति को अंकीकरण का मतलब ये थोड़ी ना अंकों में लिखती सूचना, नहीं, अंकीकरण का मतलब डिजिटलाइजेशन, यानी कि हमने 0-1 का उपयोग करके कंप्यूटर का विकास किया, और उसके साथ साथ इंटरनेट सेवाओं को भी हमने यहाँ पर स्थापित किया। तो ऐसे करके जो सूचना प्रौद्योगिकी थी, इसमें एक नई क्रांति आई, और यहाँ पर हम पूरी तरह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर डिपेंड थे, अब हम यहाँ पर किस पर, इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट के जरिए हम जो 0-1 बाइनरी कोड हम भेज रहे हैं और सूचना भेज रहे हैं बाइनरी कोड में, अब हम उस पर डिपेंड हो गए। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ ये विलय हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप एक समन्वित यानी इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना, जिसे हमने इंटरनेट के नाम से ये जाना जाता है। तो आपने चौथा पॉइंट का सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इसमें सैटेलाइट वाला बताया गया, उपग्रह संचार बताया गया है। अगली सब हेडिंग आपकी जो है इसी में ही है, उपग्रह संचार। देखिए, अगर आप आज के टाइम में इंटरनेट देख रहे हैं तो इंटरनेट फैलाने में सबसे बड़ा योगदान आपके सैटेलाइट्स का है। तो यानी बताया गया कि आज इंटरनेट पर पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को ये जोड़ता है, उपग्रह संचार के जरिए इंटरनेट। तो यहाँ आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये उपग्रह संचार है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। उपग्रह संचार स्टार्ट जो हुआ है वो 1970s में, आपको पता होगा, USA और USSR यानी पूर्व सोवियत संघ, इनके मध्य जो भी रिसर्च की गई अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, उसके जरिए क्या था कि भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिला, सैटेलाइट वगैरह को बढ़ावा मिला। सैटेलाइट को बढ़ावा मिलने से क्या हुआ, जो सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र था वो भी विकसित होता चला गया। इससे करके यहाँ पर आप देखेंगे तकनीकी क्षेत्र में एक नया संचार का एक नया युग आरंभ हुआ, उसका सूत्रपात हुआ नए युग का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1970 से जब USA और पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी क्षेत्र में नवीन युग का आरंभ किया। यह आप लिख लेना पूरा पॉइंट।
अब देखिए अगर बात करें इस तकनीकी के जरिए क्या हुआ, कृत्रिम उपग्रह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए क्या हुआ, जो दूरी थी, दूरी की जो मूल्य लग रहा था वो बहुत कम हो गया। यानी यहाँ बताया गया इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य और समय में होने वाली वृद्धि को हमने नियंत्रित कर लिया। यहाँ बताया गया है कि भाई 500 किलोमीटर हमें मैसेज भेजने के लिए, 500 किलोमीटर के लिए संचार सेवा स्थापित करने के लिए हमारे जितना खर्चा आता है उतने खर्चे में एक उपग्रह 5000 किलोमीटर दूरी तक संचार पहुंचा देता है, ये बताया गया है। यानी एक संचार साधन स्थापित करने में हमें 500 किलोमीटर में जितनी दूरी तय करने में जितना खर्चा आ रहा है उतनी खर्चे में हम 5000 किलोमीटर तक सूचना अपनी स्थापित कर सकते हैं, सूचना तंत्र स्थापित कर सकते हैं, वो बताया गया है। यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल एग्जाम्पल है। अब देखिए अब बात करते हैं भारत की। अब देखिए उपग्रह की बात आ जाए तो भारत कैसे पीछे रह जाएगा। तो भाई भारत में कैसे कैसे उपग्रह सैटेलाइट वाला कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, तो उनका विकास क्रम आपको लिखना पड़ेगा। तो उपग्रह के क्षेत्र में लिख लेना, उपग्रह के क्षेत्र में भारत ने आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 का 1979 में और रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। नहीं, हमारे यहाँ अगर उपग्रह के क्षेत्र में देखें तो भारत ने सबसे पहले आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 को, उसके बाद भास्कर 1, फिर रोहिणी का प्रक्षेपण हुआ है। इसी में सब पॉइंट 18 जून 1981 को हमने एप्पल एरियन, इसे एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका प्रक्षेपण हमने एरियन रॉकेट के जरिए हमने करवाया। फिर हमने यहाँ पर बताया गया कि हमने भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1B और लंबी दूरी के ये भेजे, संचार उपग्रह भेजे। इनसे क्या हुआ, हमारा दूरदर्शन और रेडियो ये अत्यधिक हमारा प्रभावी हो पाया, यानी और साफ हो पाया और स्पष्ट हो पाया और ज़्यादा इसकी पहुँच बढ़ पाई। तो ये थर्ड का सेकेंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए अब अगली सब हेडिंग है साइबर स्पेस इंटरनेट। देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट अगर देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेट लगभग आपका जो विद्युतीकरण जो है सूचना तंत्र है, इसका एक बहुत ज़्यादा विकसित रूप है, क्योंकि इसमें पूरा सूचना तंत्र जो है पूरा वायर के माध्यम से, वायरलेस माध्यम से सेंड किया जाता है और पूरा वर्चुअल सिस्टम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई ये विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है और पूरे संसार में फैला हुआ है ये। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है। यानी कि यहाँ पर हम जो सूचना भेज रहे हैं उसमें हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी है, कंप्यूटर पे जाके सेव हो जाएगी। यानी हमने किसी को मेल भेजा तो मेल में हमें मूवमेंट नहीं करनी है, वो किसी के फोल्डर में जाके अपने आप सेव हो जाएगा, वो व्यक्ति अपना देख लेगा फोल्डर में। तो पूरा जो सूचनाएं हैं उनका जो है यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है वो विद्युतीकृत वे में, अंकीय दुनिया यानी डिजिटल वे में यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर उसे रिसीव कर पा रहा है। तो यहाँ पर इसे हमने क्या नाम दिया है, इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये लिखना ना आप। और बात करें साइबर स्पेस की, तो साइबर स्पेस की दुनिया आज पूरे विश्व में विद्यमान है, यानी इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम भी दिया गया है, WWW, इसीलिए इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेट यूजर के बारे में। सेकंड पॉइंट, इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़ थे, सन 2000 में 40 करोड़ और सन 2010 में 20 करोड़ हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है वो कुछ गलत है, तो सूचना अपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% रह गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाक्य अपूर्ण है? अब मैं दिखाता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर आप लोग जो कमेंट करके कहते हैं सर वीडियो जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, वो रीज़न यही होता है काफ़ी बार, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने जब हिस्ट्री स्टार्ट की थी, हिस्ट्री के टाइम पर मैं अंग्रेजी वाला वर्जन नहीं पढ़ता था, लेकिन वो समय की मांग के अकॉर्डिंग मैंने महसूस किया कि भाई हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी वाला वर्जन पढ़ना भी जरूरी है। किताब में अंग्रेजी वाले में भी सूचनाएं होती हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ लोगों की शिकायत रहेगी सर कुछ आंकड़े यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। तब मैंने अंग्रेजी वाली किताबें जो थी उन्हें देखना स्टार्ट किया, तब वाकई में लगा कि भाई हिंदी का जो इनका जो कन्वर्ट की गई है किताबें, तो वहाँ पर मिस्टेक हो गई है हिंदी में। अंग्रेजी वाली किताबों में मिस्टेक नहीं है, लेकिन हिंदी वाली में खासकर मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर इसका अंग्रेजी वर्जन भी आपको दिखा देते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परसेंटेज शेयर ऑफ USA हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 66 इन 95 टू ओनली 25 इन 2005, 66 से 25% आ गया। लेकिन यहाँ पर भी सूचना ये अपूर्ण लिखी हुई है, यहाँ पर बात अपूर्ण लिखी हुई है। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि दुनिया में जितने जो है इंटरनेट के यूजर थे उसमें 1995 में 66% यूजर जो थे वो आपके USA में मौजूद थे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है लाइन का अर्थ, लेकिन यहाँ पर भी पूरा नहीं है क्योंकि मैंने सर्च मारा, तो सर्च मारने पर ये पता चला कि भाई किसी भी देश में जो यूजर्स की संख्या कम नहीं होती है।
तो यहाँ पर कम होने का सवाल है ही नहीं यूएसए में। तो यूएसए में संख्या जो थी वो उस समय 66% थी समूचे विश्व की इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1995 में, और सन 2005 में आते आते 25% रह गई, क्योंकि उस समय तक और देशों में भी इंटरनेट बहाल हो गया था और देशों में भी इंटरनेट चलने लगा था। और यहाँ पर अब वर्तमान में देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो नेट यूजर्स की जो यहाँ पर मेजोरिटी पाई जाएगी वो यूएसए में, यूके में, जर्मनी, जापान और चाइना और इंडिया में पाई जाएगी। तो ये लिखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, ऐसा नहीं है यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर भी मिस्टेक है। यहाँ पर केवल उन्होंने लिख दिया 66 इन 95, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि 66 क्या है, 66% क्या है, यूजर है कि विश्व के यूजर हैं। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि किसी देश के यूजर 66% से 25% सन 2005 में नहीं रह जाएंगे। जनसंख्या बड़ी होगी, लोगों की पहुंच बड़ी होगी, कम तो नहीं रह जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे अपने स्तर से तो यहाँ पर निष्कर्ष से निकल के आता है कि विश्व के जितने यूजर हैं उनमें 66% यूजर जो थे अकेले अमेरिका के थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे कभी कभी दोहरी मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग मुझे बाद में गालियाँ देते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लेट करते हैं, डिले करते हैं। डिले करने का रीज़न यही होता है कि हमें देखना पड़ता है कंटेंट, और अगर आपको प्रामाणिक ना दें तो आप फिर शिकायत करते हैं सर आप गलत पढ़ाते हैं, आप तो पढ़ाना नहीं आता, छोड़ दीजिए। तो देखिए आपकी अपनी अपनी समस्याएं हैं भाई, मेरी कुछ अपनी समस्याएं हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। यूपीएससी का मतलब धैर्य है, तो आप अगर धैर्य रखेंगे तो यकीन मानिए सफलता मिलेगी, और आप जितना जल्दबाजी मचाएंगे आपको सफलता उतनी जल्दी नहीं मिलेगी, आप पीछे पिछड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है, धैर्य से काम लीजिए। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट ऐसे नोट करेंगे, यूएसए में 1995 में विश्व के प्रयोक्ताओं का प्रतिशत 66% था। यानी ऐसे करके लिख लेना कि यूएसए में विश्व के, यानी ऐसे यूएसए में विश्व के प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% से सन 2005 में 25% रह गया, क्योंकि 2005 वाली लाइन और 25% वाली लाइन यहाँ पर स्किप कर दी है। 2005 में 25% रह गया, यानी कि 1995 में 66% यूजर थे पूरे विश्व के यहाँ पर इंटरनेट वाले, लेकिन अब 2005 तक आते आते कितने रह गए, 25% रह गए। रहने का रीजन ये था कि अन्य देशों में भी इंटरनेट शुरू हो गया। तो यहाँ पर लिख लेना आप कि अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में हैं। और चीन और भारत में तो आप जानते ही हैं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर अब इसमें ज़्यादा यहाँ पर यूजर इनका नहीं रहा योगदान, क्योंकि अन्य देश भी यहाँ पर आ गए इस लाइन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है साइबर स्पेस के बारे में, चौथा पॉइंट, कि साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। समकालीन का मतलब है कंटेम्प्रेरी, यानी अभी चलने वाला जो समाज है इसका आर्थिक और सामाजिक जो विकास है वो आपका ईमेल के जरिए, ई वाणिज्य के जरिए, ई शिक्षा के जरिए और ई प्रशासन के माध्यम से जो है इनका जो आज का समाज है विस्तृत होता चला जाएगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। हकीकत यही है कि आज आप देख रहे होंगे आपके हर साधन, हर संसाधन लगभग इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी एक इंटरनेट की ही देन है। यानी आप मान लीजिए विषम परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियों में मुझे आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनके कमेंट पढ़ के मुझे भी वाकई में गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं ये काम कर पाया आप लोगों के लिए, ये एक छोटा सा अमूल्य योगदान आप लोगों के लिए दे पाया कि मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे मुझे स्टूडेंट के कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर आपका लेक्चर हमें केवल मिल जाता है, हमें कोई कोचिंग दूर दूर तक मिलने वाली नहीं है, हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं। अपनी अपनी जगह का लोग एड्रेस लिखते हैं, बताते हैं सर हमारे आसपास हमारा जिला ही बहुत दूर है, जिला तक पहुंचना बड़ा दुष्कर है, कोचिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपका लेक्चर मिलकर हमें लगता है कि वाकई में हम तैयारी कर सकते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो उन अच्छे लोगों के लिए ही मैं समर्पित हूँ। देखिए बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, मुझे तो मैं डेली देखता हूँ 2-4 लोग गाली दे के जाते हैं, कोई माँ की गाली दे के जाता है, कोई बहन की। देखिए इतना मैं बुरा भी काम नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा ही दे रहा हूँ आपको, कोई मैं यहाँ पर कोई बहुत बुरा काम नहीं कर रहा हूँ जिस जो आप मुझे गालियाँ देते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज इंटरनेट की वजह से आप और हमारा समाज कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है और बढ़ भी रहा है, और धीरे धीरे करके हम लगभग अपना ज्ञान में लगातार यहाँ पर हम ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, लगातार ज्ञानार्जन करते जा रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी यहाँ पर देन जो है वो इंटरनेट ही है। तो यहाँ पर वही है चौथा पॉइंट कि भाई धीरे धीरे करके ये हर क्षेत्र में यहाँ पर क्रांति लाएगा और वर्तमान समकालीन समाज है इसका आर्थिक और सामाजिक दायरा भी बढ़ जाएगा। यानी आपने देखा होगा सामाजिक दायरा कैसे बढ़ा है। सामाजिक दायरा ऐसे बढ़ा है कि आपका एक मित्र मान लीजिए यहाँ पर बैठा है आपके नियर बाई, आपने 1000 किलोमीटर दूर में एक बैठा व्यक्ति से मित्रता कर ली, उसने अपना कल्चर बताया, आपने अपना कल्चर बताया, ठीक है। आप देखते होंगे तमाम जगह विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं कि भाई फलाने गाँव का जो है गाँव का बच्चा जो है यूएसए से दुल्हन लेके आ रहा है, रसिया से दुल्हन लेके आ रहा है। आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं समाज जो है हमारा बड़ा एक्सपेंड हो रहा है। इस समाज की जो अवधारणा है पहले अब संकुचित नहीं रह गई, हम विश्व के समाजों को भी जानने लग गए हैं इंटरनेट की मदद से। तो चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सब पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है
कि ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है, यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना को साकार किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समूची पृथ्वी हमारा घर है। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है वैश्विक ग्राम, वैश्विक आवास, यानी किसी व्यक्ति को ये आभास नहीं होता है इंटरनेट की दुनिया में कि हम अपने घर से दूर हैं। अब तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी हो गई है 4G के युग में, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी फीचर आ गया है, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी हो गई है। आप बड़े आसानी से लाइव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बिना किसी बाधा की वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उस समय से मैं देखते आ रहा हूं कि जिस समय एक कॉल रेट लगभग अपने देश में ही कॉल रेट जो था STD और लोकल करके 3.5 रुपये की कॉल रेट लगता था। मुझे खूब याद है कि 20 सेकंड का 3.5 रुपये लग जाता था। आज उस देश में आप देख पा रहे होंगे कि भाई आज हम लोग वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, हम दिनों दिन आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ डिपेंड करती है आपकी सोच। अगर आपकी सोच वाकई में आगे नहीं बढ़ पाई तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोच अगर आज भी आपकी बहुत गलत रही तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक लेक्चर मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक 2 मिनट लूँगा। देखिए 15 अगस्त का दिन था, मेरा बड़ा मन था कि मैं आप लोगों को विश करूं। आज 17 तारीख को आपको वीडियो मिल रहा है, ये 17 अगस्त को। लेकिन जैसे ही मैंने एक वीडियो जो है यहाँ पर अपना वो आपके लिए मैसेज लिखने के लिए सोचा, तभी मुझे एक जो एक अभ्यर्थी नहीं था, एक मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का एक बच्चा था। तो शायद संस्कार अच्छे नहीं रहे होंगे माँ बाप के, उसके अध्यापक उसे अच्छे नहीं मिले होंगे। उसने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे लिए नहीं किया, एक चैनल की एक हमारी टीम मेंबर शांति मैम के लिए बहुत अभद्र भाषा लिखी। मन तो किया कि FIR भी करवा दें इसके लिए, लेकिन फिर नहीं किया। मैंने कोई मैम से सलाह ली कि भाई क्या करें, इसके लिए एक्शन लें या नहीं लें। देखिए ऐसा नहीं है कि हम एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन हम लोग भी ले सकते हैं। लेकिन हमें फिर वाकई मुझे उस दिन लगा कि वाकई में क्या ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का हमारा मायना है कि आप खुलेआम किसी को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो और लेडीज को बहुत उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हो, तो वो आपसे कुछ लेने नहीं आ रही हैं, आपको शिक्षित करने आ रही हैं। उसके बाद भी आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यकीन मानिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है। तो कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मुझसे सहमत होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप मुझसे असहमत भी हैं तो आपका ये बिल्कुल ये नहीं बनता है कि आप गाली देकर जाएं। आप छोड़कर जा सकते हैं, आपके सामने विकल्प है। आपके सामने जब इंटरनेट का साधन है तो आप सर्च करिए, कोई दूसरा चैनल मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। लेकिन आप गाली दे रहे हैं किसी को, पर्टिकुलर पर्सन को, और माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगी? ये कहाँ की स्वतंत्रता का सवाल है? यानी हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और लेकिन हमारी मानसिकता आज भी बहुत ही ज़्यादा घटिया निकृष्ट है। तो कहाँ हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आज भी हम जो है लेडियों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो पाएगा? तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी था मेरे उस दिन मेरे माइंड में, लेकिन मैंने फिर आप लोगों से नहीं कहा। मुझे लगा कि आगे आने वाली वीडियो में कहूँगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ रही हैं, तो हमें भी अपनी ये सोच है, गंदी सोच, इससे पीछे धकेलना है। और देखिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि साइबर क्राइम में आप ये सोच लेते हैं कि हम कुछ कह जाएंगे, हम बच जाएंगे। बचे आप तब तक हैं जब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यकीन मानिए अगर एक्शन लेने पर अगर हम आ जाएं, मान लीजिए कोई चैनल, मैं अपना ही नहीं बोल रहा हूँ, कोई चैनल, इतने अधिकार दिए गए हैं आपको, कहीं भी, यानी भारत के ही कोने में नहीं, दुनिया के किसी कोने में होंगे, आप ट्रेस करके आप निकाल लिए जाएंगे। ऐसी सुविधा है इसमें। लेकिन आप वही है कि मैं आपसे वही बोल रहा हूँ बार बार कि ऐसी जरूरत ना पड़े। अब देखिए आप लोग उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, तो आपकी भी माँ बहन कोई ना कोई चैनल यूज करते होंगे, कोई ना कोई चैनल पर होते होंगे, उन्हें भी वो सब देख के बड़ा शर्म आती होगी कि किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह प्रवृत्ति का इंसान है। तो कम से कम ऐसे अगर आपके नियर बाई लोग हों, इन्हें रिपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को इन्हें समझाइए, इन्हें जो इनकी आइडिया रिपोर्ट कीजिए, ताकि ये ऐसी हरकतें बार बार न कर सकें। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और आपका देखिए यहाँ पर अध्ययन मैं निरंतर जारी रखवा रहा हूँ आपके लिए। आप लोग प्रॉपर वे नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारा जो प्लान है इसके बाद का, देखिए काफ़ी अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि सर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद सबसे पहले हम बर्ड हिस्ट्री वाला जो कंटेंट है बचा हुआ है वो कवर करेंगे। और बर्ड हिस्ट्री के पैरेलल में ही आपके साथ साथ जो चलेगी आपकी, वो जो आपकी पॉलिटी है, NCERT पॉलिटी हमारी बची हुई है 11th-12th वाली, वो कवर होगी। ठीक है, NCERT पॉलिटी और हमारा जो बर्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है क्लास 10th का, 11th-12th का, वो कवर होगा, जिससे कि हमारी हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और पॉलिटी जो है NCERT के, वो भी साथ साथ चलेगी। तो आप घबराएं बिल्कुल ना। मैं अपने जो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं वही करता हूँ, चाहे समय कितना भी लगे। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कंटेंट ही हम एक दिन में पूरा कर दें, क्योंकि हमें लिमिटेड समय है हमारे पास। उतना ही 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे में आपको समझाना है, पढ़ाना है, लिखवाना भी है। तो आप खुद समझिए, इसके लिए मुझे भी कम से कम 3 से 4 घंटे की पहले मेहनत करनी पड़ती होगी, जिससे कि आपको इस कंटेंट जो सारगर्भित रूप में मिल जाए। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और UPSC आप अगर किसी कोचिंग में भी जाएंगे, अगर आप यकीन मानिए, देखिए मैं अगर बात कर लूँ किसी कोचिंग की, तो दृष्टि कोचिंग की बात कर लें, दृष्टि IAS की, तो वहाँ पर भी वो 18 महीने का बोलते हैं, लेकिन 18 महीने का वो जो है कभी कभी 2.25 साल से ऊपर निकल जाता है, 2 साल प्लस निकल जाता है।
मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, दृष्टि जो ध्येय जो आपकी हिंदी माध्यम की कोचिंग सेंटर हैं जो फेमस हैं आपके देश में हिंदी माध्यम के लिए, तो इनमें अभी 2.25 साल लग जाते हैं कंटेंट पूरा करने में। अब आप सोचिए वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी टीम होती है, वहाँ पर तो लगभग 200-250 आदमी काम कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड में, नोट्स बनाने वाले भी हैं, बुक बनाने वाले भी हैं, तमाम लेक्चरार हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के, फिर भी 2 साल से ज़्यादा का समय लग जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कुछ तो बात होगी। तो आप मुझसे जो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि सर इसे 6 महीने में कंप्लीट कर दें, कहाँ से 6 महीने में हो जाएगा? कुछ चीज़ें तो भाई आप अपने कॉमन सेंस से भी सोच लिया कीजिए, कंपेयर किया कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर भी कीजिए, कोचिंग से कीजिए, खुद से कीजिए कंपेयर, कितना समय लग रहा है, कोचिंग वाले कितना ले रहे हैं, सर का चैनल कितना बना हुआ है। सर के चैनल को भी 2 साल हो पाए और 2 साल में मैंने लगभग प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट कवर करवा दिया। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ों के लेकर आप जो है बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है टीम हम नहीं जोड़ रहे हैं, टीम भी जोड़ रहे हैं, टीम भी हमारी आगे बढ़ रही है। बस आप लोग अपना कोऑपरेट बनाए रखिए, आप लोग अपना जो है यहाँ पर सहयोग बनाए रखिए, आप अपना विश्वास बनाए रखिए, यकीन मानिए सफलता में हम आपके जो है आपके साथ खड़े होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।